कल मैंने फर्स्ट ईयर का दूसरे चैप्टर का एक लेक्चर जो है अपलोड किया, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरे स्टूडेंट्स ने उसको बेनिफिशियल करार दिया। तो फिर मैंने सोचा, और इसके साथ साथ जो मेरे सेकंड ईयर के बच्चे थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप सेकंड ईयर का भी जो लेक्चर है या सिलेबस जो है उसके ऊपर लेक्चर देना शुरू करें। तो मैंने ये सोचा कि आज फिर सेकंड ईयर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है उसका पहला टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करूं। तो ये सेकंड ईयर का जो 12वां चैप्टर है उसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस और एट रेस्ट। क्या मतलब हुआ कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स लगाते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगती हैं, लेकिन चार्जेस मूव नहीं करते, स्टेशनरी रहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए, उसके ऊपर जो लॉज अप्लाई होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए, और इसके मतलब जो डिफरेंट किस्म के असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कवानीन हैं, उनकी एप्लीकेशन है, उसको डिस्कस करने के लिए जो ब्रांच है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो बेसिकली सारी की सारी जो कायनात है वो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। अब हमारे पास सारे के सारे जो मटेरियल है उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। अब एटम जो होता है उसमें क्या है, उसमें सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के चार्जेस, दो तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, जबकि जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरह इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल बनते हैं, स्फेरिकल शेल बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो एक शेल बना देता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए पहले शेल में, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ये आउटर मोस्ट शेल है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एटम के अंदर। तो बेसिकली जो मैं बात बताना चाहता था वो ये है कि हमारा एटम जो है वो एक तो उसमें न्यूक्लियस हुआ जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, और डिफरेंट पाथ के अंदर उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये चूँकि शेल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो शेल थ्योरम की मदद से अगर देखा जाए तो इनका जो इम्पैक्ट होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो इम्पैक्ट होता है वो भी सेंटर के ऊपर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो दो चार्जेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, तो दोनों का इम्पैक्ट जो है वो सेंटर के ऊपर आता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चूँकि बराबर होती है तो इस लिहाज से ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा हमारा सेंटर के ऊपर वो 0 के बराबर हुआ। क्योंकि जिस तरह पहले मैंने हवाला दिया कि शेल थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेल बना रहे हैं इनका इम्पैक्ट जो है वो भी सेंटर के ऊपर है।
तो ओवरऑल ये एटम जो है हमारा न्यूट्रल हुआ। लेकिन किसी भी तरीके से उसमें मुख्तलिफ हम तरीके जो हैं मेथड जो हैं अडॉप्ट करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन के रोबिंग की वजह से हो सकता है, उसके ऊपर किसी फोटॉन की इंसिडेंस की वजह से हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ ख़ास तौर पर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास एटम है बेलफज, ये लिथियम का एटम है। तो लिथियम में 3 प्रोटॉन हुए इसके न्यूक्लियस के अंदर और 3 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी और इस इलेक्ट्रॉन का भी, शेल थ्योरम की मदद से अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो भी इस सेंटर के ऊपर होगा। यानी कि ऐसे समझ लें कि जहाँ पे प्रोटॉन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्पैक्ट भी उसी पॉइंट के ऊपर है। डेफिनेटली रिजल्ट क्या निकलेगा कि 3 प्रोटॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन किसी मदद से अगर हम ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल देते हैं तो फिर क्या बचेगा? इस एटम के अंदर अब 2 इलेक्ट्रॉन हुए और 3 प्रोटॉन हुए। तो ये एटम जो है अब पॉजिटिव आयन कहलाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये देखिए कि अगर हमारे पास इस किस्म का सैंपल है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा है, तो ओवरऑल उस सैंपल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट होके जिस मटेरियल के अंदर एंटर हुए हैं उसके ऊपर उसके अंदर एक्सेस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जो हमारी ऑब्जेक्ट है, वो हमारा जो बॉडी है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किस तरह करते हैं, रिपेल किस तरह करते हैं, तो क्वालिटेटिवली इंसान जो है इनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन से बहुत पहले वाकिफ़ था। यानी कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिसिमिलर या अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज़ जो थी, इनसे इंसान जो है बहुत पहले फैमिलियर था। अब कोलम ने यह क्या कमाल किया, उसने बेसिकली चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके दरमियान जो न्यूमेरिकली फोर्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया उसने। और ये जो फार्मूला है ये उसने बेसिकली एक डिवाइस से निकाला था जिसको कोलम बैलेंस कहते हैं। तो उसमें हम उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। तो Q1 और Q2 अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर कितने न्यूटन फोर्स लगाते हैं उसकी कैलकुलेशन जो है हम कॉलम्स लॉ से कर सकते हैं। कॉलम ने ये कहा कि जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं उसकी वैल्यू डिपेंड करती है न्यूमेरिकल वैल्यू जो चार्जेस की है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। यानी कि हम ये देखते हैं कि Q1 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है विदाउट साइन, Q2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मीन मैग्नीट्यूड सिंपली कह ले कि मैग्नीट्यूड जो है चार्जेस के उनका जो प्रोडक्ट है Q1 और Q2, Q1 न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है चार्ज की जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर है, और Q2 इसके ऊपर जो चार्ज है, इन दोनों के प्रोडक्ट के ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और साथ ही साथ अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है तो ये फोर्स इन दोनों जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मैं यहाँ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस हैं। अब पॉइंट चार्जेस से क्या मुराद है? पॉइंट मैथमेटिक्स में ऐसे डॉट को कहते हैं जिसकी डायमेंशन 0 के बराबर हो।
ज़ाहिर है कोई ऐसा हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसकी डायमेंशन 0 के बराबर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, लेकिन फिज़िकली ये भी आइडियल केस है, पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं इनका डायमेंशन बहुत स्मॉल है, लेकिन इनके ऊपर चार्जेस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी कि मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। अब प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर। लेकिन ये जो फोर्स है वो बढ़ती जाएगी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर इनका जो डिस्टेंस है, इसका जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस का, वो हम इंक्रीज़ करते जाते हैं तो फिर फोर्स स्क्वायर टाइम रिड्यूस होती जाती है। मिसाल के तौर पर इनिशियली हम देखते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन की। हमने इनका डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया। जब इनका डिस्टेंस डबल कर दिया है तो अब फोर्स जो है वो 1 न्यूटन की रह जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल भी कि अगर पहले ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे, जैसे ही हमने इनका डिस्टेंस हाफ किया है तो फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 2 का स्क्वायर, मीन 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यानी कि 8 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। तो इन दोनों जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको अगर इकट्ठा करके लिखें तो हम कह सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में तब्दील किया जाता है तो साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बेटा रही बात ये कि ये K क्या है। K को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं और कॉलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर है कि नंबर 1 मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों चार्जेस जो हैं इनके दरमियान मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है। और ये याद रखना है कि मीडियम जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये बात भी ध्यान में रखें कि जो मैंने वाटर कहा है तो ये प्योर वाटर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ। प्योर वाटर जो होता है वो भी इंसुलेटर ही होता है। इनके दरमियान प्लास्टिक है, एयर है, या हमारा जिस तरह मैंने कहा कि डिस्टॉर्ड वाटर है या प्योर वाटर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो पहली बात जिसके ऊपर के डिपेंड करता है वो मीडियम है दोनों चार्जेस के दरमियान। और दूसरी बात जिसके ऊपर ये फोर्स के डिपेंड करता है कि हम यूनिट कौन से इस्तेमाल करें। तो अगर हम ऐसे यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चार्जेस जो हैं इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, मीन वैक्यूम है, तो फिर K की जो वैल्यू आती है वो 1/4πε0 के बराबर होती है। अब ε0 क्या है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है वैक्यूम की, फ्री स्पेस की। मीन इन दोनों चार्जेस के दरमियान किसी किस्म का मीडियम नहीं है। तो ये हमारा जब मीडियम नहीं होगा तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स परमिट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कि फोर्स को कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं, यानी कि दोनों चार्जेस। तो ये डेफिनेटली कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए। तो ε0 की वैल्यू हमारे पास है 8.85 × 10⁻12 कॉलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक बात मैं पॉइंट आउट कर दूं, हमारे किताब के कुछ एडिशन ऐसे हैं जिसमें ये यूनिट्स जो हैं वो उलट लिखे हुए हैं, तो अपनी किताब को देख के उसको सही कर लेना। अब रही बात कि K की वैल्यू ये हमारे पास हुई, तो ये K की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, ये 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक और बात की मैं वजाहत कर दूँ। यहाँ देखिए मैंने कहा कि Q1 जो है वो 2 माइक्रो कूलम के बराबर है
और Q2 जो है वो 4 माइक्रो कूलम के बराबर है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या ये चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मीन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 माइक्रो कूलम, इसकी मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रो कूलम। तो आम तौर पर बच्चों के जहन में ये होता है कि चूंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इसका चार्ज कम है, ये कम फोर्स लगाएगा, तो जो कि गलत बात है। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट एक जैसा ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 भी उतनी ही फोर्स मैग्नीट्यूड के लिहाज से Q1 पे लगा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ डिफरेंट है फोर्स में, दोनों ये एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, वो है डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, हम ये देखना चाहते हैं कि Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो डेफिनेटली ये इसको रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये फोर्स लगी F12। अब F12 को किस तरह शो करेंगे, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड तो फोर्स की यही आएगी, लेकिन साथ उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये यूनिट वेक्टर है। आपको पता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर यूनिट वेक्टर हम असाइन कर देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। तो ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे R21। और इसी तरह अगर हम ये देखते हैं, ये R12, 1 जो 2 पे फोर्स लगा रहा है, मीन ये मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ, F12 1 जो है, Q1 जो है Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने F12 से शो किया हुआ है। F12 इसकी मैग्नीट्यूड तो यही होगी और इसकी डायरेक्शन जो है R12 यूनिट वेक्टर से शो करेंगे। R12 यूनिट वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जो वेक्टर हमने लिया उसकी ये डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर वो है R12 यूनिट वेक्टर। और इसी तरह हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं कि ये हमारे पास Q2 है, ये Q1 पे फोर्स जो लगाता है उसको हमने कहा कि F21 है। अब 2 मीन Q2 चार्ज है, Q1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और उसकी जो वैल्यू है उसको हम शो कर रहे हैं F21 से, उसकी डायरेक्शन है। तो ये यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में होगा वो R21 यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका मतलब यह कि ये मैग्नीट्यूड आ गई और ये इसकी डायरेक्शन आ गई, तो ये इस डायरेक्शन में ये दूसरी फोर्स होगी। अब रही बात ये कि ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम किस तरह एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है हमारे पास F12 और इसके साथ यूनिट वेक्टर आता है R12। अब R12 भी यूनिट वेक्टर है और R21 भी यूनिट वेक्टर है। तो आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर होता ही वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है। फ़र्क किस चीज़ में है? फ़र्क है इसमें डायरेक्शन का। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर जो हैं यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। तो ये R12 की मैग्नीट्यूड और R21 की मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह, अपोजिट होने की वजह, डिफरेंट नहीं अपोजिट होने की वजह से साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। अब अगर यही बात जो यहाँ पे मैंने लिखी है तो इसकी वैल्यू जो है ये R21 की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस R21 यूनिट वेक्टर। अब अगर ये नेगेटिव साइन में इधर ले लूँ तो क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। अब ये नेगेटिव साइन के अलावा ये क्वांटिटी के ऊपर अगर और करें तो ये बिल्कुल यही क्वांटिटी बनती है F21। इसलिए हम कहते हैं ये F12 जो है
वो -F21 के बराबर होता है। मीन यहाँ आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मतलब भी मेरे एक स्टूडेंट्स में ये मुझे सवाल किया कि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो रिजल्टेंट इम्पैक्ट तो ज़ीरो के बराबर हुआ। तो बेटे बात ये समझें कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक चार्ज के ऊपर नहीं लग रही, एक बॉडी के ऊपर नहीं लग रही। एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग रही है, दूसरी फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर लग रही है, इसलिए ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। बैलेंस फोर्स उस वक्त होती हैं जब एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हों। अब देखें ना कि ये फोर्स जो है F12 जो है इस चार्ज के ऊपर लग रही है और F21 जो है वो इसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर नहीं लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस दोनों मुख्तलिफ चार्जेस के ऊपर लग रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए तो दूसरा चार्ज पहले के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाता है, चाहे उस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, चार्ज की वैल्यू कम है, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि एक चार्ज है ये Q1, दूसरा चार्ज ये Q2 है, दोनों के दरमियान R सेपरेशन है, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अब ये आपको याद होगा कि ये जो फैक्टर है एक्चुअली ये K को शो कर रहा है, और इसमें हमने ये कहा था कि K जो है डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कौन सा मीडियम रखा हुआ है। तो यहाँ तो हमने कहा था कि वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, कोई भी मीडियम नहीं है। तो यहाँ तो वैक्यूम था, लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेसरीन डाल देते हैं, प्योर वाटर डाल देते हैं, कोई और इंसुलेटर इनके अंदर डाल देते हैं, तो फिर इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली सीधी सी बात है कि अगर दो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं और उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होता तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, और अगर ये छुड़ाने वाला जो है तीसरा आ जाता है लेकिन वो कमज़ोर है, तो फिर भी ये दोनों जो बच्चे लड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर घोंसे तो मारेंगे, लेकिन पहले से मिकदार उनकी कम हो जाएगी, यानी कि उनकी इंटेंसिटी जो है फोर्स की वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर दरमियान वाला जो छुड़ाने वाला है नौजवान, वो हट्टा कट्टा है, मजबूत है, वो दोनों उसको पकड़ के, एक को पकड़ के गर्दन से इधर ले जाता है, दूसरे को इधर ले जाता है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को गालियाँ तो निकाल सकते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। बिल्कुल यही बात यहाँ है। ये देखिए, ये दोनों चार्जेस जो हैं अगर तो इनके दरमियान वैक्यूम होगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम इंसर्ट कर देते हैं कोई मीडियम, कोई इंसुलेटर डाल देते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसकी जो इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। अब वो कितना कम होगी वो डिपेंड करता है उस मीडियम की नेचर के ऊपर जिसके अंदर हमने दोनों चार्जेस को रखा हुआ है। तो आपकी किताब में ये एक टेबल दिया गया है, उसमें डिफरेंट मटेरियल जो हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है। अब ये भी बात ज़हन में रखना, बल्कि बाद में बताता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो यहाँ देखें कि अगर ये मीडियम जो है हमारे पास, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जिसके अंदर ये दोनों चार्जेस आप रखे हुए हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के बराबर होगी, तो ये फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसको एफ डैश कह सकते हैं। कितनी रिड्यूस होगी ये डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम हमने रखा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश हम कह सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। या सिंपली ये हिस्सा तो जो है ये देखिए कि ये फोर्स को शो कर रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू F डैश इज़ इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R टाइम ये फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ देखें, एक है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, एक है परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंसेस, ये रिलेटिव परमिटिविटी भी सब्सटेंस की होगी, और एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी होती है एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं, यानी कि जो मटेरियल है उसको कंपेयर करते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, मीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। मीन हम ये कहेंगे कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो बेसिकली रेशो होती है एप्सिलॉन की और एप्सिलॉन नॉट की। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके यूनिट भी होंगे जो हमने पहले लिखे हैं, इसके यूनिट भी होंगे, लेकिन इसके यूनिट नहीं होंगे, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके यूनिट और इसके यूनिट सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी, एप्सिलॉन आर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो एप्सिलॉन आर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, रेशो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये तीन हमारे पास परमिटिविटीज़ आ गई। एक है रिलेटिव परमिटिविटी जो कि रेशो है, एक है परमिटिविटी जो कि मीडियम की प्रॉपर्टी है, और एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये याद रखना, इसकी डायमेंशन नहीं होती, इन दोनों की डायमेंशंस होती हैं। तो डेफिनेटली अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं इनके दरमियान हम डिफरेंट किस्म के मटेरियल इंसर्ट करते हैं जिनकी रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ती जाती है, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो इसके मतलब जो हैं डिफरेंट किस्म के MCQs बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। चलो बंद करते हैं।